नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शॉर्ट स्टडी पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य। पिछली क्लास में हम लोगों ने 16 महाजनपद को पढ़ा था। उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो निकल कर आता है वह था मगध। मगध मगध पर ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जो है बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। जरासंध जिसका उद्देश्य क्या था कि पूरे उत्तर भारत पर शासन, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन कृष्ण और पांडवों ने इसको अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया, इसका विरोध किया। लेकिन बृहद्रथ वंश था, इसकी जानकारी के साक्ष्य हमें ऐतिहासिक रूप से बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हर्यक वंश जो था उसको जो है माना जाता है कि ये पहला ऐतिहासिक वंश था। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, मगध में जो हर्यक वंश था उसके बारे में। आइए देखते हैं हर्यक वंश जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हर्यक वंश जिसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। एक बिंदुसार है, वो आगे चल के हम मौर्य वंश से पढ़ेंगे। तो ये बिंबिसार है, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। तो सबसे लंबे समय तक पूछे तो बिंबिसार का शासन लगभग 52 वर्ष तक शासन किया इसने। इसने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज को बनाए। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज थी। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र को वहां का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त किया? सूबेदार या गवर्नर नियुक्त कर दिया। कहाँ का? अंग। अंग महाजनपद हम लोगों ने पढ़ा था। वही अंग जिसका शासक था ब्रह्मदत्त, इसको हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को ये सौंप देते हैं, वहां का गवर्नर बना देते हैं। बिंबिसार ऐसा शासक था जिसने कुछ युद्ध लड़े और कई जगह अपने वैद्य को भेजकर, जैसे अवंती में हम लोग देखेंगे, अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजकर वहां का जो है उसको ठीक करा के अवंती को अपने साम्राज्य मगध में मिला लेता है। और ये ऐसा शासक था जिसने विवाह के माध्यम से राज्य विस्तार किया, यानी मगध में विवाह करके जो दहेज के रूप में उसको मिला उसको सब मगध में मिला लेता है। तो राज्य विस्तार के लिए इसने विवाह किया। पहला विवाह इसने महाकोशला से किया। महाकोशला ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौन थी? महाकोशला थी, जिसने इससे पहला विवाह किया था। तो कौशल से क्या मिला? यहाँ से इसको काशी दहेज में मिला। यहाँ से पर साल यानी कि हर ईयर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए वार्षिक आय मिलने लगी। ये उस समय की बात है, लगभग 2500 साल पहले की बात है। 1 लाख रुपए वार्षिक आय उसको मिलने लगी। महाकोशला, इसी का अजातशत्रु का जन्म किससे होता है? तो महाकोशला से। अजातशत्रु की मां का नाम महाकोशला। दूसरा विवाह इसने चेल्लना के साथ किया था। चेल्लना जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? लिच्छवी नरेश, वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी ये थी चेल्लना। तीसरा विवाह इसने क्षेमा से किया। क्षेमा मद्र देश की राजकुमारी, यानी पंजाब प्रांत में पड़ता है मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इसने तीसरी शादी की। इसी तरीके से इसने राज्य विस्तार किया था। प्रारंभ में बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शुरू में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन पत्नी चेल्लना, ये अपनी पत्नी चेल्लना से बहुत प्रेम करता था। इससे प्रभावित होकर या इसके कहने पर जो था बिंबिसार जो है जैन धर्म अपना लेता है। तो प्रारंभ में बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? अपने पत्नी चेल्लना के कहने पर जैन धर्म को अपना लेता है। ये जो है अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, क्या हुआ एक बार कि अवंती के राजा जो चंद्रप्रद्योत थे, ये पांडु रोग से ग्रसित हो चुके थे। ये ला इलाज बीमारी थी इनको।
चंड प्रद्योत को लग गई थी। इन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में कि जो हमको ठीक कर देगा उसको जो है हम अपना सारा राज्य सौंप देंगे, उसके अधीन कर देंगे। तो जो है बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य किसको भेजा? जीवक को भेजा। किसके इलाज के लिए? तो अवंती के राजा चंड प्रद्योत के, जिनको पांडु रोग हो चुका था, ये लाइलाज बीमारी थी। तो किसको भेजा? राजवैद्य जीवक को भेजा। जब अवंती के राजा चंड प्रद्योत ठीक हो गए तो जो है अपना जो अवंती राज्य था इसको जो है मगध के अधीन कर दिया, यानी बिंबिसार को सौंप दिया। बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। जैन ग्रंथों या पुराणों में दोनों चीज कहीं कहीं देखने को मिलती है, या जैन ग्रंथों में कहा गया है या पुराणों में। तो क्या कहा गया है इसको? श्रोणिक। इसका अन्य नाम क्या है? बिंबिसार का श्रोणिक नाम है। ऐसा माना जाता है कि इसने वैशाली पर आक्रमण किया था। किसने? बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वह आक्रमण सफल नहीं हो पाया। अंततः इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी। किसने कर दी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कहता है कि चलो हटो, विवाह पे विवाह किए जा रहे हो, हमको भी मौका दो। तो ले जाके तलवार उड़ा देता है इसकी गर्दनियां। तो अगला शासक कौन बनता है? अजातशत्रु बनता है, जिसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी के समय जब अजातशत्रु जो है बनता है 492 से 460 के बीच की बात है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके समय में हुई थी पूछा जाता है। तो अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की या महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति पूछे किसके समय में हुई थी? तो अजातशत्रु के समय हुई थी। प्रारंभ में अजातशत्रु जो था जैन धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन अपने पति चेलना के कहने पर कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। अजातशत्रु पहले जैन धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु अपने सहयोगी वर्षकार की मदद से, इसका सेनापति था वर्षकार, इसकी मदद से वैशाली पर आक्रमण करके वैशाली को अपने साम्राज्य मगध में मिला लेता है। तो लगभग मगध जो है बहुत दूर तक फैल चुका था, सभी को जीत चुका था मगध। अजातशत्रु ने अपने मामा, यानी कि ये महाकोशला का पुत्र था। महाकोशला जो है किसकी बहन थी? तो प्रसेनजित की बहन थी। तो प्रसेनजित की पुत्री, तो प्रसेनजित अजातशत्रु का मामा लगेगा। प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से जो है ये प्रेम करता था, जिस कारण इसे प्रसेनजित से युद्ध करना पड़ता है और यह युद्ध जीत लेता है। अंततः क्या होता है? प्रसेनजित को जो काशी यहाँ पर दिया था उसको पुनः जो है देना पड़ता है। किसको? अजातशत्रु को। तो ध्यान रखेंगे ये बात। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने 460 ईसा पूर्व में कर दी। अजातशत्रु मना करता है, नहीं बेटा मुझे मत मारो, लेकिन अजातशत्रु कहता है तुमने दादा को क्यों मारा था? तो अजातशत्रु की हत्या किसने की? इसके पुत्र उदयन ने 460 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी उदयन ने। अब आते हैं उदयन की तरफ। उदयन जिसका शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी उदयन की एक दो बात इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र की स्थापना पूछा जाए किसने की? तो उदयन ने की। कहां पर की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसको राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर की। किसके? गंगा और सोन नदी के संगम पे, गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने, और इसी को अपनी राजधानी बनाया। अभी तक राजधानी क्या थी? राजगृह थी, या इसी को कहते हैं गिरिब्रज ब्रज। तो अब राजधानी उदयन कहाँ लेके आता है? पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। उदयन का पुत्र जो है
वो नागदशक था जो एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। नागदशक की जो कोई अयोग्य रहता है तो उसका फायदा उसका सेनापति जरूर उठाता है। कोई भी बात हो तो अपने सेनापति से पूछेगा तो सेनापति सोचेगा कि चलो इसको उड़ाओ और खुद शासन करो, क्योंकि यह अयोग्य शासक है। तो इसका नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या यानी नागदशक की हत्या जो है इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। वह वंश था शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या इसी के सेनापति किसने की थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। हम लोग अब शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश जिसका शासनकाल पूरे शिशुनाग वंश का था 412 से 344 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व किसका शासन था? तो शिशुनाग वंश का शासन देखने को मिलता है। इसके संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग जिसका शासन 412 से 394 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 412 से 394 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्या शिशुनाग अवंती के राजा को जीतकर अवंती राज्य को जीतकर इसको मगध में मिला लेता है? किसको जीतता है? शिशुनाग अवंती राज्य को जीतकर इसको मगध में मिला लेता है। जो राजधानी यहाँ पे क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बनाया था किसने? बनाया था उदयन ने। तो राजधानी जो है पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली बनाता है कौन? शिशुनाग। तो राजधानी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो राजधानी ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को राजधानी कौन बनाता है? शिशुनाग। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? कालाशोक। कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व कालाशोक जो है शासन करता है। इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति पूछे किसके समय हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय। हम लोग बौद्ध संगीति पढ़ चुके हैं। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहला अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और किसके समय? कनिष्क के समय। तो इसने जो कालाशोक था वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो कालाशोक ले गया। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली शिशुनाग ले गया। वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो कालाशोक ले गया। बात करते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ध्यान रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसकी हत्या किसने की थी? महापद्मनंद ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है और वह वंश था नंद वंश। कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की। महापद्मनंद ने किसकी हत्या की थी? नंदीवर्धन की हत्या की थी। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं नंद वंश। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन रहता है, जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे। यहाँ से संस्थापक से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखना है नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। इसके अन्य नाम क्या है? सर्व छात्रांतक, सर्व छात्रांतक, और दूसरा नाम है भार्गव, और इसको एकराट, यानी इसकी उपाधि कहिए या अन्य नाम कहिए तो सर्व छत्रांतक, भार्गव, एकराट किसको कहा जाता था? तो महापद्म नंद को कहा जाता था। तो सर्व छत्रांतक का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। भार्गव का मतलब है जीत का दूसरा नाम या परशुराम का दूसरा अवतार। भार्गव का मतलब होता है परशुराम का दूसरा अवतार। सर्व छात्रांतक मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। और अन्य नाम क्या था इसका? एकराट। तो सर्व छात्रांतक, भार्गव और एकराट किसको कहा गया? तो महापद्म नंद को कहा गया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद जो था, ये महापद्मनंद था, इस महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो महापद्मनंद था इसने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है।
तो स्पष्ट रूप से जानकारी कब मिलेगी कलिंग विजय की? जब हम अशोक को पढ़ेंगे। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण सिकंदर करता है। तो इस वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, इसी के समय पर सिकंदर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में। ऐसा माना जाता है कि घनानंद के दरबार में जो इसके प्रधानमंत्री के रूप में थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, वो थे। तो किसी कारण से दोनों में जो है लड़ाई हो जाती है और ये जो है चाणक्य या कौटिल्य को अपने दरबार से निकाल देता है। और चाणक्य ने कसम खाई कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। चाणक्य एक दिन ऐसे जा रहे थे वहां से, तो इनको एक लड़का खेलता हुआ दिखाई मिलता है, तो उसको ले जाते हैं और एक शासक बनाते हैं, जो बाद में कौन बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य जो है इस घनानंद की हत्या करा देते हैं और नंद वंश की समाप्ति हो जाती है और एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम था मौर्य वंश, जिनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो अगली क्लास में हम लोग इसके शासन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताएं कमेंट करके। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।